हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द एटॉम्स। देखो बच्चों, ये एटॉम्स एंड न्यूक्लियस, ये दो चैप्टर ऐसे हैं, बहुत छोटे चैप्टर। खैर, न्यूक्लियस को अगर छोड़ दिया जाए तो न्यूक्लियस में तो काफी सारा मैथमेटिकल मॉडलिंग भी आएगा, तो वो थोड़ा अलग रहेगा। लेकिन ये एटॉम चैप्टर जो भी है ना, एटॉम्स, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक ऐसा एक हिस्टोरिकल चैप्टर है कि मान लो कि मैं आपको यहां से हिस्ट्री की एक स्टोरी सुनाऊंगा रोज, और आप वो सुनते जाना, है ना। ये थोड़ा हिस्ट्री के रिलेटेड थोड़ा चलेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि भाई एटॉम के अंदर, आज अगर मैं आपको पूछता हूं कि भाई एक एटॉम के अंदर क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर न्यूक्लियस होता है। वेरी गुड। मैं पूछूं न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं, उसके साथ साथ न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स होते हैं। फिर मैं बोलूंगा कि तो भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो भाई आप बोलोगे कि सर वो इलेक्ट्रॉन्स जो भी होते हैं वो भाई न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऐसे ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। बहुत ही बढ़िया, आपको ये सारी चीजें पता है ना। लेकिन एक जमाना था जब साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि एटॉम के अंदर क्या है। लोग अपनी अपनी थियरी दे रहे थे, कोई बोलता था कि भाई एटॉम के अंदर ये होता है, कोई बोलता है कि एटॉम के अंदर ये होता है ना। तो सबको ये क्यूरियोसिटी थी, सबको ये जानना था कि भाई एटॉम के अंदर क्या होता है। देखो, सबको इतना तो तब पता चल चुका था कि अगर आप कोई एलिमेंट लेते हो, उसके आप छोटे 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 टुकड़े करते जाते हो, तो बाद में आखिर में क्या बचेगा, तो भाई एक एटॉम बचेगा, है ना। पहले मोलेक्यूल है, मोलेक्यूल को अगर और उसको मोलेक्यूल को तोड़े अंदर देखे तो भाई अंदर बहुत सारे एटॉम थे, तो आखिर में उनके पास क्या बचा, एटॉम बचा। लेकिन अब एटॉम को तोड़ के अंदर देखना चाहते थे, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाता था, है ना। तो सब लोग अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी स्टोरी बोलते थे। सभी साइंटिस्ट यहाँ पे अपनी अपनी थियरी बोलते थे कि भाई एटॉम के अंदर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और सारे साइंटिस्ट लगे पड़े थे, सबको यही जानना था कि भाई एटॉम के अंदर आखिर है क्या। हम इंसान ना कभी रुकते नहीं है, हमारे अंदर जिज्ञासा इतनी सारी होती है कि भाई हम किसी भी चीज तक अगर जड़ तक नहीं पहुंचते तब तक हम उसको छोड़ते नहीं है ना। ये हमारा नेचर होता है, और शायद इसीलिए तो इतने सारे इनोवेशन होते रहते हैं, है ना। अगर जिज्ञासा नहीं होती, तो क्यूरियोसिटी नहीं होती, तो भाई यहाँ पे इनोवेशन नहीं हो पाते। सीधी सी बात है, आप समझ सकते हो। एक छोटे बच्चे को भी अगर आप एक खिलौना देते हो, तो ये 5-10 मिनट खेलेगा, लेकिन उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वही खिलौने को तोड़ेगा और अंदर देखेगा कि भाई ये एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है ना, कैसे एक्ट कर रहा है। ये छोटे बच्चे के अंदर भी क्यूरियोसिटी होती है। हाँ, वो अलग बात होती है कि भाई जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो क्यूरियोसिटी कम होती जाती है। लेकिन वो जमाना ऐसा था कि सब लगे पड़े थे, सभी साइंटिस्ट इसी में फोकस थे कि भाई एटॉम के अंदर क्या है, एटॉम के अंदर क्या है ना। और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई इसके अंदर क्या है, सब अपनी अपनी कहानियां बोलते रहते थे। ऐसे ही एक थे हमारे थॉमसन जी, उन्होंने अपना एक मॉडलिंग दिया था जो बहुत काफी चर्चा में आया था, और उसका एक अलग भी नाम दिया गया था, दैट इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, मैं यहां से ना बारे बारे ऐसे वर्ड फेंकने वाला हूं, आप उसको सुनते जाइएगा। देखो, ये जो सारी हिस्ट्री है, मैंने पहले ही बोला कि ये सारी चीजें ना हिस्ट्री के तौर पे देखते जाओ, हिस्ट्री के फॉर्म में देखते जाओ। ठीक है, ये चैप्टर ही ऐसा, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, है ना। आपको मैं यहां से कहानी बताऊंगा, आप सुनते जाइए। ठीक है, चलिए। तो एक थॉमसन जी आए थे, उन्होंने बताया था कि उनका एक मॉडल बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पे, जिसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, नाम क्या था, मैं यहाँ पे लिखता हूं, प्लम पुडिंग मॉडल। मॉडल, जिसको ना थॉमसन मॉडल भी बोला जाता था। और उनका कहना क्या था, तो उनका यह कहना था कि भाई एटॉम के अंदर क्या है। तो एटॉम के अंदर मान लो कि ये एक एटॉम है, एक स्फेरिकल एटॉम है, ये उनकी थियरी थी, है ना, ये उनकी थियरी थी। तो मान लो कि ये एक स्फेरिकल एटॉम है, तो भाई ये एटॉम के अंदर पॉजिटिव चार्ज ठूस ठूस के भरे हुए हैं। क्या? ठूस ठूस के भरे हैं, मतलब कि बीच में कोई जगह ही नहीं है, मतलब ठूस ठूस के, ठसा ठसा के अंदर भर दिए है, मतलब इतनी सी छोटी सी भी जगह नहीं है, कूट कूट के भर दिए, मतलब अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज। इधर उधर अपने अगल बगल जहां पे भी देखो सारे पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ होता है ना। ऐसा उनका मानना था, उनका मॉडलिंग था।
और तो फिर इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो भाई उन्होंने बताया कि भाई नेगेटिव चार्ज का क्या है कि नेगेटिव चार्ज सारे उसके सरफेस के ऊपर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है ना, तो ये सारे नेगेटिव चार्ज वो एटॉम की सरफेस के ऊपर चिपके पड़े रहते हैं। तो ये उनका मॉडलिंग था और इसीलिए इसको बोला गया था प्लम पुडिंग मॉडल, है ना, क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्ज अंदर ठूस ठूस के भरे हैं और सारे नेगेटिव चार्ज उसकी सरफेस के ऊपर ऐसे चिपक के बैठे हैं। ऐसा उनका मानना था। उनके हिसाब से ये नेगेटिव चार्ज रोटेट नहीं करते थे, वो सारे चिपके पड़े रहते थे, है ना। तो इस तरीके का मॉडलिंग उन्होंने दिया था और वो फेमस हुआ था। लोगों ने मान लिया कि हाँ हाँ ये तो इन्होंने सही बोला है, इन्होंने बोला है तो सही ही होगा, है ना। तो सब लोग मानने लगे थे कि हाँ भाई यही हो सकता है, एटॉम के अंदर यही हो सकता है। क्या होता है कि कोई ऐसे अनुभवी लोग अगर कुछ बोलते हैं ना, तो दूसरों के पास उसको एक्सेप्ट किए बिना कोई रास्ता नहीं बचता है। जैसे कि न्यूटन जी ने 3 लॉ बताए थे, तो हम सिर्फ क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं ना। उसके अलावा हमारे पास चैलेंज करने का तो कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि हमने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। हाँ, जब हम ये रूल्स पढ़ते हैं उसके बाद जब उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ यार ये लॉ लग सकता है, ये बात तो सही है, ये लॉ सही है ना। तो हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं। लेकिन भाई क्या होता है कि जो किसी महानुभव ने बोल दिया तो हमारे लिए वो तो ब्रह्म वचन के बराबर होता है। तो वैसा वहां पे भी था कि भाई उन्होंने बोल दिया, लोगों ने मान लिया। लेकिन एक साइंटिस्ट ऐसे भी थे, रदरफोर्ड, आपको जो नाम देना है, आप रुथरफोर्ड बोल सकते हो, आप रदरफोर्ड बोल सकते हो, जो बोलना है, प्रोनाउंसिएशन आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, है ना। तो रदरफोर्ड जी आए, उन्होंने इसका विरोध किया। देखो मैं कहानी की तरह मैं आपको समझा रहा हूं, कहानी की तरह मैं आपको ये पूरी चीजें बता रहा हूं, है ना। तो 1911 का ये बात है, 1911 की ये स्टोरी है। रदरफोर्ड जी को ये समझ में नहीं आ रहा था, ये मॉडलिंग ना उनके दिमाग में फिट नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने 2 स्टूडेंट थे उनके अंदर जो काम कर रहे थे, रदरफोर्ड जी के अंदर जो काम कर रहे थे ना, ऐसा होता है कि भाई आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे या फिर कहीं रिसर्च करोगे, तो जब प्रोजेक्ट करोगे या फिर पीएचडी करोगे, रिसर्च करोगे, तब किसी के अंडर में आपको काम करना होता है ना। और जब भी किसी के अंडर में काम करते हो ना, तो भाई जो जो काम करने वाले बंदे होते हैं ना, जिसके अंडर में काम करते हैं, वो सारे बंदे काम करते हैं। लेकिन जो भाई साहब के अंडर में, जो महानुभव जी के अंदर में जो काम करते हैं ना, वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाते हैं। उनका काम होता है गाइड, इसीलिए इनको गाइड बोला जाता है। वहां पे उसका गाइड बोला, उनका नाम होता है स्पेसिफिकली गाइड। गाइड में उनका नाम छपता है, मतलब कि सारा क्रेडिट उनको जाता है, भले काम इसने किया हो, क्रेडिट उन्हीं को जाता है। खैर ऐसा नहीं है, वो अनुभवी होते हैं इसलिए वो डायरेक्शन दिखाते हैं और वो डायरेक्शन के हिसाब से इनके अंडर में बंदे काम करते हैं ना। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर एक डायरेक्शन दिखाते हैं, बाकी जो कोडर होते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, वो सब बंदे अलग होते हैं। लेकिन क्रेडिट किसको जाता है, क्रेडिट जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको जाता है। वो हैंडलिंग करता है, वो सारी चीजों का ध्यान रखता है ना। तो आखिर में क्रेडिट तो भाई उसी को जाना है ना। मजदूर बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन क्रेडिट किसके पास जाता है, बिल्डर के पास, है ना। बिल्डर के नाम पे क्रेडिट जाता है। तो बात तो यही होती है, ऐसा है। ये दुनिया का रूल है भाई, ये दुनिया का नियम है कि क्रेडिट हमेशा उसी को जाता है जो गाइडेंस प्रोवाइड करता है। हम अपनी बात नहीं कर रहे भाई, आप कैसे समझ ले कि हम अपनी बात कर रहे हैं भाई। हम ऐसा मानते नहीं है भाई, क्रेडिट आप ही को जाता है। स्टूडेंट अगर मेहनत करता है और रैंक लेके आता है, तो भाई उसमें 100% किसका रोल होता है, भाई स्टूडेंट का ही होता है ना। वही मेहनत करके पेपर लिख के आता है, हम तो सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। टीचर के केस में थोड़ा अलग हो जाता है, टीचर को क्रेडिट कम मिलती है। खैर उसकी बात हम अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो भाई ऐसा ही हुआ कि रदरफोर्ड जी को यहाँ पे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम लगा। उन्होंने बोला कि यार ऐसा मॉडलिंग तो नहीं हो सकता है ना। तो उन्होंने अपने 2 जो बंदे थे उनको बोला, एक का नाम था गाइगर और दूसरे का नाम था भाई मार्सडेन। और नाम भी ऐसे बारे बारे रखते थे उस जमाने में। तो ये वो 2 बंदे जो एक्सपेरिमेंट करते थे, तो रदरफोर्ड जी ने उनको काम दिया, उनको बोला कि भाई आप लोग एक काम करो, एक एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, तो आपको एक गोल्ड की फॉइल लेनी है ना, एकदम पतली सी एक गोल्ड की फॉइल लेनी है। उस फॉइल के ऊपर आपको क्या करना है, अल्फा पार्टिकल्स को इंपार्ट करना है ना। और अल्फा पार्टिकल्स को अगर आप इंपार्ट करते हो, तो भाई क्या होगा, मतलब कि क्या रिफ्लेक्शन होगा या फिर वो उसको क्रॉस करके निकल जाएंगे, वो आपको ऑब्जर्वेशन के तौर पे ऑब्जर्व करना है ना। और आपको मुझे रिजल्ट बताना है कि भाई मान लो कि आपने 1000 अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर गोल्ड की फॉइल के ऊपर इंपार्ट किए, तो उसमें से कितने रिफ्लेक्ट हुए, कितने आगे बढ़ गए, मतलब कि उसको क्रॉस करके निकल गए,
और कितने डेविएट हुए, वो रेशियो मुझे पता करके देना है आपको, ठीक है। तो उन्होंने एक काम सौंप दिया और उन्होंने उनके हिसाब से सारा अरेंजमेंट भी कर लिया। अभी यहां पे ना आपको सारी चीजें समझनी है कि क्यों इन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का सुझाव दिया, इसके पीछे का रीजन क्या था। इसके पीछे का रीजन मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनो। अगर उनकी जगह पे अगर आप होते तो आप भी यही करते। मान लो कि एकदम अंधेरा है और मैं आपको 5-6 बॉल दे देता हूं और मैं आपको बोलता हूं कि भाई आपको क्या करना है कि आपको हर एक बॉल को फेंकना है और आइडेंटिफाई करना है कि क्या बीच में कोई दीवार है कि नहीं है ना। तो आपको इतना करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, आपके पास बॉल है तो आप क्या करोगे, सीधा उसको फेंकोगे। जैसे कि जिस डायरेक्शन में आप खड़े हो उस डायरेक्शन में आप बॉल को फेंकोगे। अगर वो बॉल रिबाउंस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि सामने कोई दीवार है। अगर वो रिबाउंस नहीं हुआ और वो चला गया तो इसका मतलब है बीच में कोई दीवार नहीं है, बीच में कोई रेजिस्टेंस या अवरोध नहीं है ना। तो बस यही तो था उनका मेन मोटिव। उनको क्या जानना था, उनको यह जानना था वो क्या चाहते थे कि मान लो कि एक एटॉम है, जैसे कि यही एटॉम है, इसी को आप एक एटॉम मान लो। मान लो कि ये एक एटॉम है, अगर उसके ऊपर 1000, मान लो कि 1000, ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, 1000 अल्फा पार्टिकल को अगर इसके ऊपर फेंका जाए, इंपार्ट किया जाए, और अगर ये जो न्यूक्लियस है वो पूरा पूरा का पूरा खींचो खींच पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, तो भाई अल्फा पार्टिकल मतलब कि हीलियम न्यूक्लियस, मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज। तो भाई अगर ये पूरा कूट कूट के बराबर पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, एक भी अंदर से पास होने की जगह नहीं है, तो ऐसे केस में अगर मैंने 1000 यहां पे अल्फा पार्टिकल इंपार्ट किए हैं, 1000 के 1000 अगर इसके ऊपर ये न्यूक्लियस के ऊपर टकराते हैं, तो ड्यू टू दैट पॉजिटिव चार्ज और ये अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज रिपल्जन होगा, तो कोलाइड होने के बाद सारे क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए, है ना, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो वो यही जानना चाहते थे कि क्या सच में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर सारे जितने भी उन्होंने भेजे हैं वो सारे रिफ्लेक्ट होकर रिवर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि थॉमसन जी का मॉडल सही है। उनका मानना सही है कि अंदर एटॉम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज खींचो खींच भरे हुए हैं, उसमें हल्की सी भी जगह नहीं है। क्योंकि अगर हल्की सी जगह भी रहती तो वहां से एकाध अल्फा पार्टिकल मतलब क्रॉस करके निकल जाता, ठीक है। तो मतलब हल्की सी भी जगह नहीं है, अगर सारे रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं तो यहां पे हल्की सी भी जगह नहीं है, मतलब कि जो प्लम पुडिंग मॉडल था वो सही है, ऐसा ये आइडेंटिफाई करना चाहते थे, है ना। तो अगर उनकी जगह पे आप होते तो आप भी यही करते ना। अगर बीच में अगर मैं बोलूं कि भाई आपके सामने दीवार है कि नहीं ये आइडेंटिफाई करना, तो आप क्या करोगे। मैंने बोला कि भाई आंख बंद करके आपको आइडेंटिफाई करके सामने दीवार है कि नहीं, तो आप क्या करोगे। मैंने सिर्फ आपको हाथ में बॉल पकड़ा दिया, आपने आप क्या करोगे, बॉल को फेंकोगे और फिर देखोगे कि क्या वो रिबाउंस हो रहा है। अगर रिबाउंस हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ बीच में कोई दीवार है ना। तो यही सिंपल सा कंसेप्ट वो यूज किए, है ना। एक सिंपल सा कितना छोटा सा आइडिया आया इनके दिमाग में, मतलब ये भले उनके दिमाग में, उनके लिए आपके लिए अभी ऐसा लगता हो कि वो छोटा आइडिया है, लेकिन उस टाइम पे अगर ये आइडिया उनके दिमाग में नहीं आता और ये एक्सपेरिमेंट नहीं करवाते, तो भाई डेफिनेटली हम यहाँ पे न्यूक्लियस न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस है और एटॉम का ज्यादातर हिस्सा होलो होता है, ये सारी चीजें हम तब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। खैर वो नहीं तो कोई और आके उसको खोज तो लेते ही, लेकिन थोड़ा लेट खोज होती उसकी, है ना। लेकिन उन्होंने टाइम पे सारी चीजें सोच ली और सोचने के बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ। अभी देखो एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें यूज हुई उसको भी हम देखते जाते हैं, है ना। उनका मेन मोटिव क्या था वो मैंने आपको समझाया कि भाई एक एटॉम उनको वो लेना चाहते थे, एक एटॉम, और एक एटॉम के ऊपर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को वो इंपार्ट करना चाहते थे। और इंपार्ट करने के बाद वो अल्फा पार्टिकल्स के साथ क्या हो रहा है वो देखना चाहते थे कि क्या वो रिफ्लेक्ट हो रहे, क्या वो क्रॉस करके निकल जा रहे या फिर डेविएट हो रहे, वो सारी चीजें वो ऑब्जर्व करना चाहते थे, है ना। तो ये ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने एक सेटअप बनाया और सेटअप बहुत ही सिंपल था। देखो सेटअप में क्या क्या यूज हुआ, तो पहले तो सबसे बड़ी चीज होती है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, है ना। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, भाई अल्फा पार्टिकल कौन इमिट कर सकता है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अल्फा पार्टिकल को इमिट कर सकता है। तो भाई डेफिनेटली रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जब भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके न्यूक्लियस जब भी अनबैलेंस फील करते हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो भाई
अल्फा डीके, बीटा, ये सुना होगा आपने, अल्फा डीके, बीटा डीके, गैमा डीके, है ना। तो वो अल्फा पार्टिकल को इमिट करते हैं, या फिर बीटा या फिर गैमा रेस को इमिट करते हैं, है ना। उसके साथ साथ थोड़ी एनर्जी भी रिलीज होती है। मतलब कि हमें यहाँ पे अल्फा पार्टिकल चाहिए ये एक्सपेरिमेंट में, तो उसके लिए सोर्स ऐसा होना चाहिए कि जो अल्फा पार्टिकल को इमिट कर सकता हो, मतलब कि वो सोर्स रेडियो एक्टिव होना चाहिए। तो भाई ये एक्सपेरिमेंट में जो सोर्स उन्होंने यूज किया था वो था बिस्मथ। वो क्या था? बिस्मथ, ठीक है। तो उन्होंने बिस्मथ को यूज किया था एज ए सोर्स, कि जो यहाँ पे क्या करता था, वो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स को इमिट कर रहा था, है ना। अभी होता क्या है कि अगर किसी सोर्स में से अगर आप किसी को इमिट होता देखते हो, जैसे कि आपके घर में अगर लाइट है, लाइट को भी देख लो, वहां से अगर जो लाइट है वो इमिट हो रही है, तो वो सिर्फ एक डायरेक्शन में या सीधे बीम की तरह, मतलब कि लेजर की तरह इमिट नहीं होती है, वो रेडिएट होती है ना। वो रेडिएट होती है, मतलब कि चारों दिशाओं में वो रिलीज होती है। तो ऐसा यहां पे भी हो रहा है। मान लो कि ये हमारा सोर्स है बिस्मथ का, मतलब कि रेडियो एक्टिव सोर्स है। तो भाई यहां से जो अल्फा पार्टिकल जो इमिट होते हैं वो सीधे ही इमिट नहीं होते भाई, कोई ऐसे यहां पे इमिट हो, कोई ये डायरेक्शन में इमिट होता है, कोई ये डायरेक्शन में इमिट होता है, कोई ये डायरेक्शन में, कोई ये डायरेक्शन में। अभी भाई ऐसे एमिट हुए अल्फा पार्टिकल का मैं क्या करूंगा? अरे मैं क्या, रदरफोर्ड जी भी क्या करेंगे? उनको तो चाहिए एक कॉन्सेंट्रेटेड सीधी डायरेक्शन में जाने वाला एक अल्फा पार्टिकल, कि जो सीधा जाए और गोल्ड की फॉइल के साथ टकरा जाए, है ना। वो सीधा जाए और गोल्ड की कॉइल के साथ टकरा जाए, तो उसके लिए उनको एक अल्फा पार्टिकल का एक सीधा बीम चाहिए, है ना। उनको ऐसे रेडिएट होने वाले अल्फा पार्टिकल नहीं चाहिए, उनको एक बीम चाहिए था, है ना। तो वो ऐसा, मतलब ऐसा ये चाहते थे कि भाई यहां से अल्फा पार्टिकल निकला और सीधा जाके इसके साथ टकरा गया, है ना। ऐसे चाहिए, लेकिन यहां से तो ये सोर्स है ना, तो निकलते तो ऐसे भी है ना, ऐसे ऐसे अलग अलग दिशाओं में निकलते रहते। रेडिएट होना इसका मतलब यही होता है कि वो पहले से ही अलग अलग एंगल पे निकलते रहते, लेकिन उनकी ये चाहत तो नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये करा कि भाई ये कंटिन्यूसली ये तो इमिट कर रहा है सोर्स, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं कि जो किसी अलग अलग एंगल पे इमिट हो रहे हैं। तो उन्होंने उसको एब्जॉर्ब करने के लिए लेड ब्रिक्स लगा दी। ये लेड ब्रिक्स जो भी थी वो क्या करती थी, ये लेड ब्रिक्स जो भी थी, यहाँ पे यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी, ये वाली जो फिगर है ना, ये उनका एक्चुअल सेटअप का डायग्राम है। और उसको अगर 2D में देखें तो उनका सेटअप कुछ ऐसा था, है ना। तो आप ये दोनों को साथ में देखते जाओ तो आपको समझ में आता जाएगा। तो भाई क्या है कि यहाँ पे जो सोर्स लगा है, आपको देखो यहाँ से सोर्स, आप देखो यहाँ पे दिखाएगा ये सोर्स को ऐसे रेडिएट होता नजर आ रहा है आपको, है ना। ये रेडिएट होता नजर आ रहा है। तो उसमें से जो भी अल्फा पार्टिकल्स निकलते थे ना, उसमें से जो सीधे अल्फा, मतलब सीधे निकलते थे, ऐसे स्ट्रेट निकलते थे, वो सारे अल्फा पार्टिकल ये ब्रिक्स के बीच में से सीधे, मतलब ऐसे पास कर सकते थे। लेकिन जो एंगल पे निकलते थे, एंगल पे रेडिएट होते थे, वो सारे ये लेड की ब्रिक्स के साथ टकरा कर उसमें एब्जॉर्ब हो जाते थे, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने एक जुगाड़ कर लिया कि जो रेडिएट हो रहे थे उसमें से सिर्फ वो सीधे निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स का एक बीम सीधा गोल्ड की फॉइल के ऊपर इंपार्ट कर सके, है ना। तो ये एक उनका एकदम सिंपल सा जुगाड़ था, है ना। बहुत ही कितना मतलब जबरदस्त जुगाड़ था ना, कि जो रेडिएट में से एक बीम बनाना है, मतलब कि जो रेडिएट हो रही एनर्जी है उसको सिर्फ एक बीम की तरफ कॉन्सेंट्रेट करवाना है। तो उन्होंने कितना जबरदस्त मतलब दिमाग लगाया कि एक लेड की ब्रिक्स को यहां पे लगा दिया। तो ये ब्रिक्स को सिर्फ वही अल्फा पार्टिकल क्रॉस कर सकते थे कि जो सीधे यहां से सीधे निकलते हो, और सीधे निकलते हो वो सारे अल्फा पार्टिकल्स सीधे जाते थे और ये फॉइल के साथ, गोल्ड की फॉइल के साथ टकरा जाते थे, है ना। और बाकी के जो ऐसे ऐसे निकलते थे, ऐसे ऐसे रेडिएट होते निकलते थे, वो सारे ये लेड की ब्रिक्स के साथ टकराकर एब्जॉर्ब हो जाते थे, है ना। तो ये लेड की ब्रिक्स का काम क्या है वो समझ में आ गया। सोर्स कौन सा लिए वो भी समझ में आ गया। बिस्मथ हम यहाँ पे लिए थे, हम नहीं भाई, उन्होंने लिया था। हमने तो कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा किया नहीं है और हम करेंगे भी नहीं ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीजें हो चुकी है। तो हमें अभी अभी तो सारी चीजें पता है, तो फिर वापस एक्सपेरिमेंट करने का कोई फायदा नहीं है ना। तो बिस्मथ, बिस्मथ उन्होंने यहाँ पे लिया था, है ना, सोर्स के तौर पे। और ये आपको समझ में आ चुका है अभी कि लेड ब्रिक्स का रोल क्या था और क्यों वो बीम चाहते थे अल्फा पार्टिकल्स का। अगर टू बी स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं तो ये एक्सपेरिमेंट में जो बीम बनाया गया था उसके पास 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रहती थी। मतलब कि जो अल्फा पार्टिकल का यहां से बीम निकलता था, इट इज हैविंग दी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ये सारी वैल्यू ना आपको स्टोरिकल वे में लिखनी होती है ना, अगर ये थियरम में आती है, अगर ये शॉर्ट नोट में आता है तो यह सारी चीज आपको लिखनी पड़ती है ना। तो वो बीम चाहते हैं, एक बीम निकलता हो जो सीधा जाए और गोल्ड की फॉइल के साथ टकरा जाए, है ना। अभी बात आती है गोल्ड की फॉइल की। भाई ये गोल्ड की फॉइल ही क्यों उन्होंने यूज की, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, जरा सोचो। गोल्ड की फॉइल ही उन्होंने क्यों यूज की, क्या इसका कोई रीजन था स्पेसिफिकली? अगर चाहते तो कोई भी मटेरियल यूज कर सकते थे, लेकिन गोल्ड की फॉइल क्यों यूज की, इसके पीछे भी एक वजह थी। भाई गोल्ड एक ऐसा मटेरियल है कि जो मेलेबल होता है। आप समझ सकते हो कि गोल्ड की फॉइल को अगर आप, मतलब गोल्ड को अगर आप पीट पीट के जितना चाहो उतना मर्जी उसको पतला बना सकते हो, है ना। और वो चाहते थे, उनकी चाहत ये थी कि जो अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट हो वो एक एटॉम के ऊपर हो, है ना। अभी वो एटॉम को तो अलग नहीं कर सकते ना, तो भाई वो क्या कर सकते, वो ये गोल्ड की फॉइल को मतलब इस तरीके से पीट पीट के मतलब इतना पतला बना देना चाहते थे ताकि उसके अंदर सिर्फ एक एटॉम के बराबर ही, मतलब अंदर अंदर जो भी एटॉम रहे, एटॉम्स ना रहे, एटलीस्ट एटॉम रहे, एक ही एटॉम रहे, ताकि उनका एक्सपेरिमेंट सही से जाए और जो यहां से अल्फा पार्टिकल निकले हैं वो सिर्फ एक ही एटॉम के ऊपर टकराए, है ना। ज्यादा एटॉम के ऊपर नहीं, एक ही एटॉम के ऊपर, मतलब कि बीच में जहां पे बीम गिरने वाला है वहां पे एक ही एटॉम हो, तो रिजल्ट आप सही तरीके से उसको एनालाइज कर सकते हो, है ना। तो ये उनकी चाहत थी कि भाई जहां पे ये बीम टकराने वाला है वहां पे एटलीस्ट उतनी साइज में एक ही एटॉम का एग्जिस्टेंस हो। और एटॉम की साइज कितनी होती है ये आपको पता है, आपने 11th स्टैंडर्ड में अगर देखा है तो शायद आपको पता होगा, ठीक है। तो एक एटॉम के साइज के बराबर, मतलब उन्होंने उतनी पतली यहां पे गोल्ड की एक फॉइल अज्यूम कर ली, ठीक है, गोल्ड की एक फॉइल अज्यूम कर ली। अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि भाई ये जो एटॉम की साइज होती है वो 10⁻⁻10 मीटर के करीब करीब होती है ना। तो उन्होंने इतनी पतली ये मतलब कि गोल्ड की फॉइल बना दी, क्योंकि गोल्ड ही एक ऐसा एलिमेंट था कि जिस जो मेलेबल होता है, मतलब कि जिसको आप पीट पीट के कूट कूट के उसके ऊपर मतलब लगा लगा के आप उसको जितना हो सके उतना पतला बना सकते हो, है ना। और ये एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने यूज की थी गोल्ड फॉइल, और उसकी साइज भी आपको एनसीईआरटी की किताब में दी गई है, वो 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर दी गई थी, है ना। और उसकी साइज कितनी थी मैं यहाँ पे लिखता हूं, इसकी साइज थी 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। इतनी साइज की गोल्ड फॉइल ली गई थी, क्योंकि गोल्ड एक मेलेबल मटेरियल है ना। अब इसको पीट पीट के जितना मर्जी उतना पतला बना सकते हो। और एक एटॉम की साइज क्या होती है, नियर अबाउट 10⁻⁻10 मीटर, मतलब कि उसके बराबर, उसके करीब करीब, मतलब आप उतना पतला इसको बना सकते हैं। तभी तो आप जब भी ये बीम इसके ऊपर गिरेगा तब आप ये मान सकते हो कि वो बीम सीधा एक ही एटॉम के ऊपर गिरा होगा ना, क्योंकि इतनी साइज में एक ही एटॉम हो सकता है जहां पे ये बीम गिरने वाला है वहां पे, है ना। इतनी साइज मतलब एक एटॉम के बराबर ही नियर अबाउट आप मान सकते हो, क्योंकि न्यूक्लियस तो उससे भी छोटा होता है ना, 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 की रेंज में होता है ना। तो भाई इतनी साइज में, जितनी साइज की ये फॉइल ली गई उसमें इतनी साइज में सिर्फ एक एटॉम का एग्जिस्टेंस हम मान सकते हैं, इसीलिए इन्होंने इतना पतला ये फॉइल लिया था। क्लियर है ये, ठीक है। तो समझ में आ गया ये गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज की थी, और उसकी साइज उन्होंने कौन सी ली थी, और क्यों गोल्ड फॉइल ही यूज की थी, वो सारी चीजें अभी आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। चलिए, तो फिर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बोल गया मैं, अल्फा पार्टिकल का बीम इसके ऊपर गिरता है, तो अभी क्या होता है, मतलब कि अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट होते हैं या फिर पास करके निकल जाते हैं या फिर डेविएट होते हैं। तो वो रिजल्ट कहीं पे तो देखना है उनको, मतलब कि वो अल्फा पार्टिकल, मतलब मान लो कि क्रॉस करके निकल गए, तो भाई निकल के क्या मतलब इन्फिनिटी तक जाते ही रहेंगे। भाई उसको कैप्चर भी तो करना है कहीं पे, कि भाई हाँ चलो इसको क्रॉस करके निकल, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्रॉस करके निकल गए। भाई कहीं पे तो वापिस उसको कैप्चर करना पड़ेगा, या सुनो कि मैंने यहां से 1000 यहां से भेजे, यहां से 1000 अल्फा पार्टिकल्स भेजे, तो उसमें से मान लो कि 9000 क्रॉस करके निकले, तो 9000 क्रॉस करके वो मुझे कैसे पता चलेगा, अगर मैं यहां पे उनको वापिस कैप्चर कर लूं, है ना, किसी एक स्क्रीन के ऊपर कैप्चर कर लूं, और जहां पे मैं गिनती कर लूं कि अच्छा ये 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह करके 9000, अच्छा मैंने 10,000 निकले थे, भेजे थे, उसमें से 9000 वहां पे रिफ्लेक्ट हो गए, सॉरी
पास करके निकल गए, बाकी के जो 1000 थे वो रिफ्लेक्ट होके कहीं पे चले गए, है ना। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कैप्चर करने के लिए एक स्क्रीन चाहिए, है ना। तो भाई उन्होंने भी वहां पे एक स्क्रीन यूज किया था उनके सेटअप के अंदर, जो आप ये देख रहे हो ना, ये सर्कल में, ये जो पूरा सर्कुलर देख रहे हो, ये 3D में ये उनका सेटअप दिखा रहा है, और उसका 2D वर्जन यहाँ पे है। देखो 2D एंड 3D दोनों वर्जन एक ही स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है। तो भाई ये जो स्क्रीन उन्होंने यूज किया था वो जिंक सल्फेट का था, है ना। ये जो स्क्रीन इन्होंने यूज किया था वो जिंक सल्फेट का स्क्रीन इन्होंने यूज किया था। टू बी स्पेसिफिक अगर हम इसको बताएं तो वो स्क्रीन का जो मेन रोल होता था वो क्या होता था कि ये जब भी आप सल्फेट नहीं बोलो, आप इसको सल्फाइड बोलो, जिंक सल्फाइड, ठीक है। जिंक सल्फाइड का ये स्क्रीन रहा था। उसका मेन रोल क्या रहा था, उसका मेन रोल ये रहा था कि जब भी कोई अल्फा पार्टिकल ये जो हमारी गोल्ड फॉइल है इसको क्रॉस करके सामने वाले जिंक सल्फाइड के ये स्क्रीन के ऊपर अगर वो स्ट्राइक करता था तब वहां पे वो फ्लैश लाइट जनरेट करता था, फ्लैश जनरेट करता था, है ना। और वो फ्लैश को डिटेक्ट कौन करता था, वो ऐसे डायरेक्टली तो हम नहीं देख पाते थे, लेकिन उसको डिटेक्ट करने के लिए वहां पे एक डिटेक्टर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता था, है ना। और वो डिटेक्टर माइक्रोस्कोप क्या करता था, वो डिटेक्टर माइक्रोस्कोप वो रोटेटेबल था, मतलब कि यहां से वो इस तरीके से यहां ऐसे रोटेट कर सकता था। तो भाई वो रोटेट करके देख लेता था कि कहां कहां पे फ्लैश हुई है ना, कहां कहां पे फ्लैश जनरेट हुई है और कितनी फ्लैश जनरेट हुई, तो वो फटाक से काउंट कर लेता था, है ना। और वो काउंट करके हमें बता देता कि अच्छा इतनी फ्लैश हुई है और यहां यहां फ्लैश हुई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कि भाई इसको कैप्चर करना, क्योंकि यहाँ पे जिंक सल्फाइड का जो स्क्रीन होता था ना उसके ऊपर जब भी ये अल्फा पार्टिकल आके टकरा जाता था तो वहां पे एक फ्लैश जनरेट होती थी, और वो लाइट हम डायरेक्टली नहीं देख सकते थे, वो फ्लैश हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन उसको माइक्रोस्कोप डिटेक्टर से देख लेते थे, है ना। तो भाई इसीलिए यहाँ पे स्क्रीन के साथ साथ एक डिटेक्टर भी था कि जो जिसका काम इतना ही था कि भाई कितने यहां पे फ्लैशेस जनरेट हुए, है ना, और कौन से एंगल पे, क्योंकि देखो सबको सेंड तो एक ही एंगल पे किया जा रहा है, लेकिन मान लो कि इसके बाद अगर कोई एक यहां पे फ्लैश कर रहा है, कोई एक यहां पे फ्लैश कर रहा है, कोई एक यहां पे फ्लैश, तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते थे कि भाई वो अपने मार्ग से डेविएट हो चुके हैं किसी पर्टिकुलर एंगल से। और ऐसा तभी हो सकता है जब वो किसी के साथ बीच में टकरा जाते हैं, है ना, किसी के साथ बीच में टकरा जाते हैं। अगर वो बीच में टकराते हैं, कोलिजन होता है, तो ही ये पॉसिबल है। अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, किसी के साथ कोलिजन होता ही नहीं है, तो भाई वो क्यों डेविएट होंगे, है ना, वो सीधे ही निकलेंगे ना, सीधे ही निकल जाएंगे। लेकिन अगर वो किसी के साथ बीच में टकरा रहे हैं और रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, मतलब कि वो टकराए तो सही लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं हुए, तो ऐसे केस में डेफिनेटली भाई वो डेविएट हुए हैं, है ना। डेविएट हुए मतलब कि किसी पर्टिकुलर एंगल पे वो घूम चुके हैं, अपने मार्ग को छोड़ के किसी और एंगल पे चले गए हैं, है ना। तो बस यही डिटेक्ट करने का काम किसका था, माइक्रोस्कोप डिटेक्टर का। तो क्या इतना सेटअप आपको समझ में आ गया, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ चुका है इतना सेटअप। ये देखो हमने अभी तक सिर्फ सेटअप की चर्चा की है ना, अभी पॉइंट्स अभी देखते जाते हैं। तो भाई बस इतना सेटअप करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट करवाया, एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने एनालिसिस भी निकाला, और जो एनालिसिस निकला ना भाई वो बहुत ही चौंकाने वाला था, मतलब कि हमारे दिमाग की भी घंटी ऐसे बजने लगेगी अगर आप ये एनालिसिस को देखोगे तो। भाई उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, मतलब जबरदस्त कंक्लूजन दिया, मतलब कि ये जो प्लम पुडिंग मॉडल था ना उसको कंप्लीटली रॉन्ग उन्होंने प्रूव कर दिया ये एनालिसिस करने के बाद। तो भाई उन्होंने क्या एनालिसिस दिया, उन्होंने सबसे बड़ा एक एनालिसिस ये दिया कि भाई यहां पे जितने भी वो ये इलेक्ट्रॉन बीम के तौर पे जितने भी वो अल्फा पार्टिकल भेजे थे उन्होंने, उनमें से ज्यादातर ज्यादातर नहीं मैक्सिमम, एकल दोकल को छोड़ के मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल ये फॉइल को क्रॉस करके निकल गए, उसको क्रॉस करके निकल गए। इसका मतलब ये निकलता है कि भाई साहब एटॉम का ज्यादातर हिस्सा जो भी है वो हॉलो सेक्शन है। आप खुद ही समझ लो कि अगर मैं 1000 अल्फा पार्टिकल किसी ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर इंपार्ट करूं कि जो
फूट फूट के मतलब कूट कूट के अंदर, जहां पे इतनी सी छोटी सी हल्की सी जगह भी नहीं है, इस तरीके से अगर वो भरा हुआ हो तो डेफिनेटली वो रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ, एकल दोकल को छोड़ के बाकी सारे क्रॉस करके निकल गए। 1000 सेंड किए, यहां पे तो आपको पता चलेगा कि 8000 में से एक ही ऐसा बंदा था कि जो रिफ्लेक्ट हुआ, बाकी सारे 8000 निकल गए। हाँ, वो अलग है कि कोई उसमें से 8000 में से जो क्रॉस करके गए उसमें से कोई ऐसे भी होंगे कि जो भाई मतलब 10-15 ऐसे भी होंगे कि जो डेविएट हुए होंगे, मतलब सारे सीधे निकल के ऐसा नहीं है। 10-15 उसमें से भी ऐसे नमूने हैं कि जो भाई डेविएट होके निकले हैं, उसकी बात बाद में करते हैं। लेकिन जरा सोचो कि 8000 में से सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है कि जो रिफ्लेक्ट हुआ है, बाकी के सारे इसको क्रॉस करके निकल गए। इसका मतलब मैं क्या निकालूं? इसका मतलब मैं ये निकालूं कि उनको बीच में कहीं पे भी कोलिजन मिला ही नहीं, उनका बीच में कहीं पे भी कोलिजन हुआ ही नहीं है। मतलब कि ज्यादातर हिस्सा एटॉम का क्या होता है? एम्प्टी होता है। ये उनका पहला कंक्लूजन निकला, ये रिजल्ट का है ना। उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो यही था, पहला ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द एटॉम इज एम्प्टी, है ना। तो ये यहीं से ये जो प्लम पुडिंग मॉडल था वो गलत साबित हो गया। तो भाई अभी वो गलत साबित हो ही चुका है, तो हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये अभी गलत हो चुका है ना, ये मॉडलिंग गलत हो चुका है। तो क्या ये पहला ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आया? ठीक है, चलो स्टोरी में आगे बढ़ाते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन, उन्होंने ये देखा, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा, ध्यान से सुनना, मैं इसका नंबर भी लिखता हूं, है ना, यहां पे लिखता हूं मैं उसका वो पूरा ऑब्जर्वेशन लिखता हूं कि अबाउट अबाउट 1 in 8000 deflected by more than 90 degree, by more than 90 डिग्री, है ना। ये सारे ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं, है ना। पहला ऑब्जर्वेशन, ये हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन रहा है। पहला उनका ऑब्जर्वेशन जो था उसको मैं ऊपर लिखता हूं, अभी जगह यहाँ पे मुझे पहले ही लिख लेना था कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ एटॉम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ एटॉम इज एम्प्टी। ठीक है, ये उनका पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या निकला? तो अबाउट 1 in 8000 डिफ्लेक्टेड बाय मोर देन 90 डिग्री। देखो, डिफ्लेक्टेड बाय मोर देन 90 डिग्री मतलब कि अल्टीमेटली 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्शन, मतलब कि हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई? वो रिफ्लेक्ट हुआ है ना, उसको हम रिफ्लेक्टेड ऐसा बोल सकते हैं। जो डिफ्लेक्ट हुआ वो मोर देन 90 डिग्री से, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई वो रिफ्लेक्ट हो गया ना अभी, क्योंकि अगर 90 डिग्री अगर ये आ रहा है तो इसके लिए डिफ्लेक्शन 90 ये होता है, तो इससे ज्यादा एंगल मतलब कि वो अभी रिफ्लेक्शन ही हो सकता है। तो हम ये मान सकते हैं, देखो यहाँ पे दिखाया भी है, बहुत सारे ऐसे देखो सीधे निकल गए, देखो बहुत सारे ऐसे सीधे निकले हैं, ये 2D डायग्राम है उसमें देखो, या फिर यहाँ पे भी देख सकते हो, 3D में भी देखो। लेकिन एक एक बंदा ऐसा दिखाया गया है, एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है कि जो ऐसा देखो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप 3D में देखना चाहते हो तो यहाँ पे 3D में आप यहाँ पे देखो, ये वाली फिगर में देखो, देखो सारे यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन एक को छोड़ के, एक देखो, ये एक कौन सा है? ये वाला देखो, ये रिफ्लेक्ट हुआ है ना, ये रिफ्लेक्ट हुआ। तो भाई 8000 में से एक ऐसा है कि जो रिफ्लेक्ट हुआ है, यहां पे आप देख सकते हो ये वाला रिफ्लेक्ट हुआ है ना, ये वाला रिफ्लेक्ट हुआ है। तो यहां से उनके दिमाग में घंटी बजने लगी। देखो ये जो उन्होंने कंक्लूजन दिया ना, कंक्लूजन एक्चुअली ये नहीं, ये उनका ऑब्जर्वेशन है कि 8000 में से एक ऐसा है कि जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी सवाल यहां पे ये आता है कि वो रिफ्लेक्ट क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि वो रिफ्लेक्ट हुआ। देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो कि आपके सामने एक छोटा सा, ध्यान से सुनना, एक छोटा सा लोहे का मार्बल है जिसका वेट है मान लो 10 kg, एक छोटा सा है, छोटा सा है, मार्बल के साइज का ही है, लेकिन उसका वेट है 10 kg, है ना।
और उसी के साथ सर कैसे, अरे भाई मान लो, जस्ट इमेजिन कर लो यार, इमेजिन कर लो कि भाई एक आपके पास एक मार्बल है, छोटा सा मार्बल है, लोहे का मार्बल है, आयरन मार्बल है, और उसका वेट है 10 kg। उसके साथ मैं एक अपना नॉर्मल जो कांच वाला मार्बल होता है जिसका वेट है मान लो 10 ग्राम, उसका मैं इसके साथ कोलिजन करवाता हूं, तो जरा सोच के मुझे बताओ क्या होगा। क्या ये 10 kg वाला भी मोशन में आ जाएगा? क्योंकि ये रेस्ट कंडीशन में, ऐसा मान लो आप कोलिजन पढ़े हो ना 11 स्टैंडर्ड में, शायद आपने पढ़ा होगा। कैटेगरी नहीं पूछ रहा हूँ भाई, इलास्टिक नॉन इलास्टिक वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि क्या कोलिजन पढ़े हो? पढ़े हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये 10 ग्राम वाला 10 kg के साथ भटकाएगा, कोलाइड होगा, तो उसके साथ क्या होगा? क्या ये 10 kg वाला मोशन में आ सकता है? जी बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा ये 10 ग्राम के साथ? भाई वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये तो सिंपल सा ऐसा ही एग्जांपल है कि आप एक बॉल को दीवार के ऊपर किसी एंगल के ऊपर फेंकते हो या सीधा फेंकते हो तो वो रिबाउंस होकर वापस आ जाएगा, दीवार कहीं पे नहीं जाएगी, है ना। सीधी सी बात है, जिसके पास मास ज्यादा है उसके साथ अगर एक हल्का सा कम मास वाला अगर एक ऑब्जेक्ट टकराता है तो भाई वो रिबाउंस हो जाता है ना। आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है? कोलिजन को छोड़ो, कोलिजन को मारो गोली, आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है? डे टू डे लाइफ में आपने अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, अगर आपने कैच कैच खेला है अकेले अकेले दीवार के साथ, तो आपको पता होगा कि बॉल को दीवार के ऊपर मारने से वो रिबाउंस हो जाता है ना। तो ये रिबाउंस क्यों हुआ? क्योंकि जिसके साथ वो टकराया है उसका मास सबसे ज्यादा है कंपेयर टू दिस ऑब्जेक्ट जो उसके साथ टकरा रहा है ना, उसके कंपेरिजन में वो उसका मास बहुत ज्यादा है, तो ये नेग्लिजिबल मास है 10 ग्राम कंपेयर टू 10 kg, तो वही रिबाउंस होगा। तो यहां पे उनका मानना यह है कि भाई एटॉम के अंदर भी कुछ ऐसा है, क्योंकि भाई 8,000 में से एक ही ऐसा है कि जो रिफ्लेक्ट हो गया। कोई रिफ्लेक्ट कब होता है? कोई रिफ्लेक्ट तब होता है कि जब उसका टकराव, उसका कोलिजन किसी हैवी मास के साथ हुआ हो, कोई ऐसा मास कि जो तगड़ा है, एकदम एकदम तगड़ा है इसके कंपैरिजन में, उसके साथ उसका टकराव हुआ है, उसके साथ उसका कोलिजन हुआ है, तो ही वो रिफ्लेक्ट हुआ है। सीधी सी बात है ना। आपका भी कॉमन सेंस यही बोलेगा, उनका भी कॉमन सेंस ने यही बोला था, है ना। उन्होंने यहीं से एक रिजल्ट दे दिया, एक कंक्लूजन दे दिया कि भाई हो ना हो, ये जो एटॉम है ना उसके सेंटर में सारे पॉजिटिव चार्ज वहां पे लोकेट होने चाहिए, है ना। क्योंकि भाई ये अल्फा पार्टिकल को रिफ्लेक्ट कौन करवा सकता है? पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो उनका यही मानना रहा, उन्होंने यही बताया कि भाई हो ना हो, जो वहां पे प्लम पुडिंग मॉडल था उसमें जो बोला गया था कि ये जो एटॉम है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। एटॉम का ज्यादातर हिस्सा एम्प्टी है, लेकिन जी हां, एटॉम के अंदर सेंटर में कोई तो है, ऐसा तगड़ा मास है। आप मान लो कि सबसे ज्यादा मास, एटॉम का मैक्सिमम मास उसका सेंटर पे लोकेटेड है ना, और वहीं पे सारे पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड है ना। ये उनका मानना था, और बात तो सही है ना, आपका कॉमन सेंस भी तो यही बोलता है ना कि एक हल्का सा ऑब्जेक्ट क्यों रिफ्लेक्ट होता है? क्योंकि उसका टकराव किसी हैवी मास के साथ हुआ है ना। तो इसका टकराव अगर हैवी मास के साथ हुआ है तो ही वो रिफ्लेक्ट हो पाता है, सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है। तो भाई ये यहां से उन्होंने दूसरा कंक्लूजन दिया। अब बारी आती है तीसरे कंक्लूजन की, और आप ये ना स्कीमेटिक से भी देख सकते हो, देखो ये स्कैटरिंग का स्कीमेटिक भी देख सकते हो। ये इसकी बात अभी करते हैं तीसरा ऑब्जर्वेशन में, उसका भी हम देखते हैं। फिर उन्होंने तीसरा ऑब्जर्वेशन यहां से क्या निकाला? बस ये तीन ऑब्जर्वेशन है जो आपको ध्यान में रखने हैं, है ना। तो उन्होंने नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो ये निकाला, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे लिखता हूं, ओनली अबाउट 0.14% ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर बाय मोर देन 1 डिग्री। यहां पे लिखता हूं मैं, ओनली अबाउट, ओनली अबाउट 0.14%। क्या आप इसका मतलब समझते हो? 0.14% ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स scatter
बाय मोर देन 1 डिग्री, बाय मोर देन 1 डिग्री। मतलब कि आप 0.14% का आप मतलब क्या निकाल सकते हो? अगर मैं इसको 0.14% का मतलब निकालने जाऊं तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि 14 आउट ऑफ 1000, सॉरी 1000 नहीं, 10,000। 14 अगर मैं इसका मतलब निकालना चाहता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई 14 आउट ऑफ 10,000। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि भाई 10,000 अगर मैंने अल्फा पार्टिकल भेजे हैं तो उसमें से बाई 14 पार्टिकल ही, अल्फा पार्टिकल ही ऐसे रहे कि जो 1 डिग्री से 1 डिग्री से ज्यादा, मतलब कि 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पे डेविएट हुए। बाकी सारे जो डेविएट, मतलब बाकी सारे जो अल्फा पार्टिकल क्रॉस करके गए ये गोल्ड फॉइल को, वो नियरर अबाउट 0 पॉइंट समथिंग, मतलब कि या तो ऐसा मान लो कि वो सीधे ही निकल गए, मतलब कि कहीं पे भी वो थोड़ा बहुत भी डिफ्लेक्ट नहीं हुए, या फिर जो भी मुड़े थोड़ा बहुत एंगल में चेंज आया लेकिन वो चेंज 1 डिग्री से ज्यादा नहीं था, है ना, 1 डिग्री से ज्यादा नहीं। जैसे कि इसको देखो, इसको देखो, आपको लगता है कि ये सीधा है, ये सीधा नहीं है किसी पर्टिकुलर एंगल पे, लेकिन वो एंगल ना 1 डिग्री से कम है। ये सीधा है, ये आप इसको देखोगे तो ये भी थोड़ा एंगल पे है, लेकिन वो एंगल भी 1 डिग्री से थोड़ा कम एंगल है, इसलिए हमें क्या दिखता है, वो सारे सीधे निकल गए ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में डेविएट तो हुए, हल्का सा डेविएट हुए, ज्यादा डेविएट नहीं हुए, हल्का सा डेविएट हुए, है ना। लेकिन 10,000 में से 14 ऐसे अल्फा पार्टिकल दिखे कि जो ज्यादा 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पे भी डेविएट हुए। तो आप देख सकते हो ये 3D फिगर में भी आप देख सकते हो कि ज्यादा एंगल पे डेविएट होने वाले, देखो ये सारे जो भी है, ये सारे ज्यादा एंगल पे डेविएट हुए, है ना, ज्यादा एंगल पे डेविएट। लेकिन वो कितने हैं? 10,000 में से सिर्फ 14 ही ऐसे होंगे कि जो 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पे डेविएट हुए हैं, है ना, आफ्टर क्रॉसिंग दिस फॉइल। इसका मतलब क्या निकल सकता है? इसका मतलब ये निकल सकता है कि भाई मानते हैं कि एटॉम में, एटॉम का सबसे मतलब कि सारा मास सेंटर पे लोकेटेड है, बाकी सारा पोर्शन होलो सेक्शन है, लेकिन वो कंप्लीटली होलो नहीं है। कोई ऐसे भी पार्टिकल वहां पे है कि जो बीच में आ रहे हैं, कि जो यहां पे अल्फा पार्टिकल को स्कैटर कर रहे हैं, मतलब कि उसके साथ टकरा के अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और वो कौन हो सकता है? भाई वो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं कि जो वो होलो सेक्शन में ऑर्बिट में घूम रहे हैं, है ना। तो भाई यहां से उन्होंने देखा कि भाई नेगेटिव चार्ज, ध्यान से सुनना, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर चिपका हुआ नहीं, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज के साथ चिपके हुए नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज चिपके हुए होते, अगर सारे नेगेटिव चार्ज अगर वो पॉजिटिव चार्ज के साथ चिपके हुए होते तो सारा चार्ज ना वो न्यूक्लियस, मतलब कि सेंटर पे होता। तो जो सेंटर के साथ टकराता है वही रिफ्लेक्ट होंगे, बाकी सारे सीधे ही निकल जाएंगे विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी डेविएशन, है ना, सीधे ही निकल जाएंगे। मतलब कि जो हमें ऐसे 14 ऐसे मिल रहे हैं ना 10,000 में से, ऐसे 14 भी नहीं मिलेंगे कि जो 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट होते हो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, डेविएशन तो दिख रहा है। भले 10,000 में से 14 ऐसे अल्फा पार्टिकल दिख रहे, 14 ही ऐसे दिख रहे, लेकिन दिख तो रहे कि जो 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पे डेविएट हो रहे, मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो भाई पॉजिटिव के साथ चिपके हुए नहीं है, वो अलग है। हो सकता है कि वो घूम रहे हो, है ना, लेकिन उस टाइम पे तो उनको पता नहीं था कि भाई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं, है ना। लेकिन उन्होंने इतना ऑब्जर्वेशन तो यहां से दे ही दिया था कि भाई ये जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव के चार्ज के साथ चिपके हुए नहीं होते हैं, है ना, वो बीच में कहीं पे होलो सेक्शन में कहीं पे है, जिसके साथ टकराने के कारण ही ये कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हुए कि जो सीधा ना क्रॉस करके डिफ्लेक्ट हो गए, डेविएट हो गए, है ना। वो भले ही वो नंबर कम था लेकिन था तो सही, मतलब कि इसका मतलब है कि वो नेगेटिव चार्ज यहां पे उसके साथ पॉजिटिव चार्ज के साथ चिपके हुए नहीं है ना। और शायद इसीलिए ये सबसे बड़ा रिजल्ट देखो, तब तक ना उन्होंने इतना रिजल्ट तो दिया था कि सारा एटॉम का मास ना सेंटर के ऊपर लोकेट होना चाहिए और सारे पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे ही होने चाहिए, ये उन्होंने रिजल्ट तो दिया था, लेकिन तब उसको न्यूक्लियस बोला जाएगा ऐसा उनको पता नहीं था। उनको नहीं मालूम था कि भाई ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नाम फिर बाद में दिया गया। और इसीलिए शायद
रदरफोर्ड जी को ही ये सारी क्रेडिट जाती है न्यूक्लियस को डिस्कवरी करने की, है ना, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने की। हालांकि नाम बाद में दिया गया था कि भाई जिसकी चर्चा उन्होंने की थी कि भाई सेंटर में कोई ऐसा तगड़ा मास होना चाहिए और सारे पॉजिटिव चार्ज उसी के ऊपर लोकेटेड होने चाहिए, वो सारी जो भी क्रेडिट जाती है वो सिर्फ रदरफोर्ड जी को ही जाती है ना। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने नहीं किया था, इन्होंने करवाया था किसी के पास, लेकिन आफ्टर ऑल जो गाइडेंस देता है उसी का नाम आता है ना, सीधी सी बात है। तो भाई ऐसा ही वहां पे हुआ था, इसीलिए सारी क्रेडिट रदरफोर्ड जी को जाती है न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, है ना, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस नाम नहीं दिया था, लेकिन डिस्कवरी तो उन्होंने ही की थी ना। मतलब ये एक्सपेरिमेंट करते ना तो उनको कैसे पता, मतलब वो बोलते ही नहीं, वो अपना कंक्लूजन देते ही नहीं कि भाई सेंटर में कोई ऐसा तगड़ा मास है, क्योंकि उन्होंने देखा कि 8000 में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल है जो पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब कि पूरा मतलब कि वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और रिफ्लेक्शन तभी हो सकता है अल्फा पार्टिकल का अगर वो अपने जैसे किसी बड़े तगड़े पॉजिटिव चार्ज के साथ या फिर तगड़े मास के साथ टकराया हो, तो ही वो उसका रिफ्लेक्शन हो सकता है ना। तो इसका मतलब कि सारा मास एटॉम का वो सेंटर पे लोकेटेड है और सारे पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे लोकेटेड है। फिर उन्होंने देखा कि भाई अच्छा, हम मैंने जो ऑब्जर्वेशन किए, मैंने जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे निकाले, उसमें से मुझे ये भी नतीजा मिला कि भाई 10,000 में से 14 अल्फा पार्टिकल ऐसे भी रहे हैं कि जो भले गोल्ड फॉइल को यहां से क्रॉस करके आगे निकल गए हो, लेकिन फिर भी वो 1 डिग्री एंगल से ज्यादा एंगल पे डेविएट हुए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वो किसी ना किसी के साथ तो टकराए हैं बीच में, लेकिन वो कोलिजन उनके बराबर वालों के साथ हुआ होगा शायद, इसीलिए वो सिर्फ मार्ग से डेविएट हुए, रिफ्लेक्ट नहीं हुए, है ना, मार्ग से सिर्फ डेविएट हुए। तो वो कौन हो सकता है जिसके साथ वो टकराए होंगे, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव चार्ज होने चाहिए, है ना, नेगेटिव चार्ज होने चाहिए। तो ये 3 सबसे बड़े उनके कंक्लूजन रहे थे। और जो यहाँ पे ये जो 14 आउट ऑफ 10,000 है ना, वो आप ये अंदाजा लगा सकते हो ये स्कैटरिंग के पैटर्न से भी। आप इसको अगर प्लॉट करोगे थियोरेटिकली, अगर आप इसको प्लॉट करोगे नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिटेक्टेड उसका स्कैटरिंग एंगल के साथ अगर आप यहाँ पे ग्राफ निकालने जाओगे, तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा। आप देखो, खुद ही देखो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्कैटर्ड पार्टिकल्स कौन सी रेंज में आपको दिख रहे हैं। देखो 0 से लेके 20, मतलब कि आप देखोगे तो 0 से लेके 20 भी मत बोलो, आप इतने रीजन को देखो, बस इतने रीजन को, यहाँ पे सबसे ज्यादा दिख रहे हैं आपको, है ना, मतलब कि नियर अबाउट डेविएशन, मतलब कि 0 से 1 डिग्री के बीच में आपको सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा नंबर दिख रहे हैं। और जैसे जैसे ज्यादा डेविएशन की बात करते हैं तो वैसे वैसे उतने एंगल पे डेविएट होने वाले जो पार्टिकल्स है उसके नंबर भी आप देखो कम हो रहे हैं ना, नंबर भी देखो ये डायरेक्शन में स्कैटरिंग एंगल दिखा रहा है ना। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है ऐसे ऐसे यहाँ पे स्कैटरिंग डेविएट होने वाले स्कैटर्ड पार्टिकल्स की संख्या भी कम होती जा रही है ना। तो ये इसका ग्राफ है, और ये ग्राफ से हमें क्लियरली पता चलता है कि ज्यादातर जो भी अल्फा पार्टिकल्स है वो कम एंगल पे डेविएट हो रहे हैं, कम एंगल पे, बहुत ही कम एंगल। ये थियोरेटिकल ग्राफ है, ये थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल वैल्यू यहां पे है, प्रैक्टिकल वैल्यू यहां पे है, ये थियोरेटिकल ग्राफ है कि भाई जहां पे आपको डेविएशन कम दिख रहा है वहां पे ज्यादा पार्टिकल दिख रहा है ना, मतलब कि ज्यादातर पार्टिकल अपने मार्ग से बहुत ही कम डेविएट होंगे। और जैसे जैसे डेविएशन एंगल आप इंक्रीज करते हो, ये डायरेक्शन में आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या कम होती जा रही है, मतलब कि बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल होंगे कि जो ज्यादा एंगल पे डेविएट होंगे, है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो ये हमें ये ग्राफ से पता चलता है। तो भाई यही कहानी थी पूरी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट की, जो रदरफोर्ड जी ने करवाया था, किसके पास, तो गाइगर एंड मार्सडन के पास करवाया था ये एक्सपेरिमेंट, है ना। तो ये इसकी सारी यही कहानी थी। तो भाई इसको हिस्ट्री के तौर पे ले लो, आपको एक हिस्टोरिकल बातें हैं तो स्टोरी के फॉर्म में ही आप इसको अगर देखोगे तो आपको मजा आएगा। सबसे बड़ी चीज अगर ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में आती है तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, मैंने सभी चीजें आपको समझाई। मैंने यहाँ पे सारी कौन सा सोर्स यहाँ पे यूज किया गया था,
क्यों ये सोर्स यूज किया जाता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही होता है कि जो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल को इमिट कर सकता है। फिर उनको बीम चाहिए था, तो बीम के लिए उन्होंने क्या setting.com किए थे यहाँ पे, तो उन्होंने लेड की ब्रिक्स लगा दी थी कि जो जो रेडिएट होते थे, जो सीधे निकलते थे उनको जाने देते थे, और जो रेडिएट होके मतलब किसी एंगल के ऊपर एमिट हुए तो उनको वो एब्जॉर्ब कर लेते थे, ताकि यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट सीधा एक बीम नजर आए, और वो बीम सीधा जाके गोल्ड फॉइल के साथ टकरा जाए, है ना। और क्यों गोल्ड फॉइल यहाँ पे यूज की थी? क्योंकि वो भाई उसको पीट पीट के हम चाहो इतना आप पतली बना सकते हो। और यहाँ पे जो गोल्ड फॉइल यूज हुई थी उसकी साइज क्या थी? आपकी एनसीईआरटी की किताब में लिखी है 2.1 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर, मतलब कि ऑलमोस्ट नियरर टू दी साइज ऑफ वन एटम, है ना। तो इसीलिए वो यही चाहते थे कि जो उनका एक्सपेरिमेंट हो वो सिर्फ एक ही एटम के ऊपर हो, है ना, ताकि अगर दो एटम है तो आपको रिजल्ट में डेविएशन दिख सकता है। एक ही एटम के ऊपर अगर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है तो डेफिनेटली ये आपको जो रिजल्ट देगा वो एक्यूरेट ही होगा, है ना। इसीलिए उन्होंने हो सके उतनी पतली फॉइल यहाँ पे यूज की, और गोल्ड इसीलिए यूज किया ताकि आप इसको पीट पीट के चाहो इतना पतला बना सकते हो, है ना। ये इसका सबसे बड़ा रीजन था, ये गोल्ड फॉइल यूज करने का, ठीक है। और फिर बाकी सारी कहानी आप समझते हो। ये स्क्रीन लगाया था, स्क्रीन क्यों? जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगाया गया था क्योंकि जब भी ये अल्फा पार्टिकल जो फॉइल को क्रॉस करके आगे बढ़ते थे वो सीधे स्क्रीन के साथ टकराते थे, और जब टकराते थे तब वहां पे एक फ्लैश लाइट जनरेट होती थी, लेकिन वो फ्लैश लाइट आइडेंटिफाई होती थी एक माइक्रोस्कोपिक डिटेक्टर से। तो वहां पे एक डिटेक्टर भी यूज किया जाए जो इसको वो घूम सकता था ऐसे सर्कल में, तो जो जिसको घुमा के हम आइडेंटिफाई कर पाते थे कि भाई कितने यहाँ पे लाइट, मतलब कितनी फ्लैश लाइट जनरेट हुई, मतलब कितने अल्फा पार्टिकल क्रॉस करके यहाँ पे आए, कौन से एंगल पे आए, वो सारी चीजें हम यहाँ से आप देखो यहाँ पे एक आपको एक्सपेरिमेंट के तौर पे दिया गया है कि अगर कोई एक अल्फा पार्टिकल अगर यहाँ से ऐसे आता है, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्राइक करता है, तो ये डिटेक्टर अपने आप इसके साथ ये एंगल मेजर करके आपको दे देगा, है ना। तो आप इसके साथ साथ ये एंगल भी पता कर सकते थे ये डिटेक्टर का यूज करके, है ना। तो ये सारी चीजें उन्होंने देखी थी, और उसके सबसे बड़े तीन जो ऑब्जर्वेशन थे वो कौन से थे? ये वाले, दीज आर दी ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन इन्होंने निकाले, ठीक है। वो जमाना ऐसा था जब किसी को पता नहीं था कि भाई एटॉम के अंदर क्या है, सबकी जिज्ञासा थी कि भाई एटॉम के अंदर क्या है वो जानना है। तो ये आफ्टर ऑल रदरफोर्ड जी के जो एक्सपेरिमेंट हुए उसके बाद सबको इतना तो क्लियर हो गया कि एटॉम का ज्यादातर हिस्सा एम्प्टी होता है। सबसे ज्यादा मतलब कि एटॉम का, मान लो कि एटॉम का पूरा मास कहां पे लोकेटेड होता है? सेंटर पे। सारे पॉजिटिव चार्ज कहां पे लोकेटेड होते हैं? सेंटर पे। अभी भी न्यूट्रॉन होते वो सबको पता नहीं था, किसी को पता नहीं था, बस इतना समझते कि पॉजिटिव चार्ज सभी सेंटर पे लोकेटेड थे, और जो नेगेटिव चार्ज होते थे वो पॉजिटिव चार्ज के साथ चिपके हुए नहीं होते थे, वो बीच में एम्प्टी स्पेस में कहीं पे होते थे, है ना। ऐसा इतना इन्होंने रिजल्ट के तौर पे मतलब कि कंक्लूजन के तौर पे दिया था, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लेक्चर के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हिस्ट्री वाली स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई स्टोरी के साथ। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।